लखनऊ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी, तहजीब, अदब और नज़ाकत का शहर। इसी लखनऊ शहर में एक ऐसी इमारत है जिसे दिन भर मजदूर और गरीब लोग बनाते थे और रात में कुछ लोग आकर इसे तोड़ देते थे। ये सब इतनी बार हुआ कि इस इमारत को बनाने का काम सालों साल चलता रहा और इसी वजह से इस काम में उस दौर में 10 लाख रुपए लग गए। अगर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के हिसाब से देखें तो आज के करीब 3,200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस बिल्डिंग पर। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन लोग थे जो कि इस इमारत को तोड़ते थे और वो इमारत लखनऊ में है कौन सी। लखनऊ यानी नवाबों का शहर, वो जो अपनी पहले आप की तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तहजीब के पीछे छिपा है 250 साल का खूनी संघर्ष, अकाल से लड़ने का अनोखा तरीका और 1857 की वो क्रूर लड़ाई जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ की हर हिस्टोरिकल बिल्डिंग अपने आप में अनोखी है और कई रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए है। एक इमारत ऐसी है जिसमें अगर आप एक कोने में माचिस जलाओ तो 100 मीटर दूर दूसरे कोने में खड़ा आदमी उस साउंड को साफ साफ सुन सकता है। आज मैं आपको ले चलूंगा लखनऊ की 5 ऐसी जगहों पर जो सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं बल्कि इतिहास के जिंदा गवाह हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो जगह जहां नवाब का पूरा खजाना ही लुट गया था। ये इतना सोना था कि अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड में अपनी जमीनें खरीद ली थी। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लखनऊ के इतिहास से। लखनऊ की गलियों में और इसकी इमारतों में जाने से पहले जरा देख लेते हैं कि इस शहर की अपनी कहानी क्या है। क्या आप जानते हैं कि इस शहर को लखनऊ नाम क्यों मिला? तो दोस्तों, इस नाम के पीछे 3 अलग अलग थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण यानी लखन ने इस जगह को बसाया था। इस जगह का मूल नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था जो बाद में लखनऊ बन गया। एक दूसरी कहानी यह है कि 12वीं और 13वीं सदी में इस जगह को राजा लखन अहीर ने इस्टेब्लिश किया। उन्होंने लखन किला बनवाया जो बाद में लखनऊ कहलाया। एक तीसरी थ्योरी भी है, लखनऊ का नाम राजा लाखन की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा। अब ये तो हो गई नाम के पीछे की कहानियां। अब आज के लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ का जो किला था उस पर शेर शाह सूरी ने कब्जा किया था और उसके बाद लखनऊ मुगलों के अधीन आया मुगल काल में। फिर आता है साल 1722 जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सआदत खान को अवध का गवर्नर बनाया। मुगलों के कमजोर होते ही सआदत खान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और एक आज़ाद अवध की नींव रखी। राजधानी बनाई गई लखनऊ। लेकिन राजधानी बनाने के बाद लखनऊ को असली पहचान मिली चौथे नवाब आसफुद्दौला के शासनकाल में। नवाबों का यह शासन साल 1856 तक चला, यानी करीब 136 साल तक। यानी कि जब तक अंग्रेजों ने लखनऊ को ब्रिटिश सत्ता में नहीं मिला लिया तब तक यहाँ नवाब रूल कर रहे थे। इस दौरान लखनऊ कला, साहित्य, संगीत और खास तौर पर स्थापत्य कला का गढ़ बना। मुगलों के पतन के दौरान कला और संस्कृति को जगह देने का काम लखनऊ ने ही किया था। यहाँ पर एक खास तरह की शैली डेवलप हुई जो यहाँ की इमारतों में दिखती है। ये शैली है अवधी शैली और इसी शैली में छिपा हुआ है एक खास निशान जो अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार की पहचान है। तो अब बात करते हैं उस निशान की जो यूपी के ऑफिशियल लोगो में भी मिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी ये 2 मछलियां बनी हुई हैं। इस प्रतीक को माही मर्तब या मछली का आदेश कहा जाता है। यह प्रतीक मुगल काल में अवध के नवाबों के बीच काफ़ी स्पेशल अवार्ड होता था, जैसे कि आज की डेट में भारत रत्न या पद्म विभूषण अवार्ड होते हैं, कुछ वैसे। इसके बारे में इतिहासकार रोशन ताकी बताते हैं कि अवध के पहले नवाब सआदत खान बुरहान मुल्क फर्रुखाबाद से लखनऊ नाव पर आ रहे थे। तभी 2 मछलियां नदी से उनकी गोद में कूद गई और उन्होंने इस घटना को एक शुभ संकेत माना और फिर इस घटना ने माही मर्तब के रूप में जाने जाने वाले जुड़वा मछली के प्रतीक को अपनाया। तो ये तो कहानी है यूपी के चिन्ह में मछली के निशान की। अभी ऐसी और कहानियां आपको रास्ते में मिलेंगी, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं अपनी उन 5 इमारतों का सफर जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में बताया था। पहली बड़ी इमारत है बड़ा इमामबाड़ा।
1784 में नवाब आसिफुद्दौला ने ये इमारत बनवाई, लेकिन ये इमारत अपने आप में किसी शौक या फिर किसी ताकत के प्रदर्शन में नहीं बनवाई गई थी। ना ही इस इमारत को बनवाया गया था ताजमहल की तरह किसी की मोहब्बत में, और ना ही इसको बनवाया गया था जामा मस्जिद की तरह। इस इमारत की नींव पड़ी थी एक अकाल से लड़ने के लिए, जो कि 1780 के दशक में अवध में पड़ा था। मकसद साफ था, इमारत बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो अकाल की समस्या खत्म होगी। असल में नवाब आसिफुद्दौला ने सीधे सीधे लोगों को मदद देने की बजाय जनता को आत्मसम्मान के साथ काम करने का मौका दिया। एक बिल्डिंग को बनाने का मौका जिससे उन्हें रोजाना भत्ता मिले और खाना मिले। दिन भर लोग काम करते, कुछ हिस्सा बनकर तैयार होता, लेकिन फिर नवाब के ही आदेश से रात में कुछ हिस्से को दरबारी और खास बड़े लोग तोड़ देते। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग पूरी तरह से गिरा दी जाती थी, कुछ हिस्से को तोड़ा जाता था ताकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो लगातार चलता रहे। इस तरह से करीब 10 साल तक अवध के हर तबके को सम्मान लायक आजीविका मिलती रही। यहीं से एक कहावत भी चली दोस्तों, जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। इस तरह बड़ा इमाम बाड़ा केवल एक बिल्डिंग भर नहीं है, बल्कि मुसीबत के टाइम पर स्टेट के द्वारा सोशल वेलफेयर को निभाने का एक ठोस दस्तावेज भी है। लेकिन इसके अलावा भी ये बिल्डिंग कई मामलों में बेमिसाल है। इस बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेहराबदार स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर से भी ज़्यादा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी छत को सहारा देने के लिए ना तो किसी बीम का इस्तेमाल हुआ है, ना ही कहीं लोहे या लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। यह छत पूरी तरह से इंटरलॉकिंग लाखौरी ईंटों यानी पतली जली हुई मिट्टी की ईंटों से और एक खास मोर्टार से बनी हुई है। इस मोर्टार में चूना, सुर्खी के साथ साथ दाल चावल की भूसी और गोंद जैसी चीज़ों को मिलाया गया। इन चीज़ों ने मिलकर न सिर्फ इस हॉल को मजबूती दी, बल्कि भूकंप जैसी आपदा के खिलाफ इसे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाया। इस तरह से ये बिल्डिंग कई मामलों में मॉडर्न बिल्डिंग्स को टक्कर देती है। बड़ा इमाम बाड़ा के ही कॉम्प्लेक्स में मौजूद है बहुत ही अद्भुत भूल भुलैया। मैं जब पहली बार भूल भुलैया गया था तो सचमुच खो गया था मैं। असल में लोग जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसको भूल भुलैया के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर। ये बिल्डिंग असल में 1000 से ज़्यादा गलियारों का बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। इस बिल्डिंग को बनवाने का मकसद काफ़ी बड़ा था। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेंट्रल हॉल के बारे में बताया जो कि इतना बड़ा बनाया गया था, लेकिन इस बिना बीम के हॉल को संभालना और इसके भारी वजन को रोकने का काम बहुत चैलेंजिंग था। इसीलिए इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट किफ़ायतुल्लाह खान ने छत के ऊपर की दीवारों को और छत को अलग अलग ऊंचाई पर खोखला बनाकर उन्हें आपस में जोड़ दिया। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स गलियारों का जाल खड़ा हो गया। इससे हुआ ये कि इन खोखले और इंटरकनेक्टेड गलियारों ने छत के वजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है नीचे वाली बिल्डिंग को। ये ऐसी बिल्डिंग है कि पहली बार में आप इसे बिना गाइड के नहीं घूम पाएंगे। मैं खुद भूल गया था, या कोई उस्ताद जो कि इस जगह को कई बार देख चुका हो, उसके बिना आप बहुत मुश्किल में इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे। इसी खासियत की वजह से बाद में इसे शाही खजाने की सिक्योरिटी और नवाब की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके अलावा इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा चमत्कार है इसका अकाउस्टिक होना, यानी कि भूल भुलैया के गलियारों की बनावट और घुमावदार रास्ते इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि भूल भुलैया के एक सिरे पर हल्की सी फुसफुसाई बातचीत या माचिस के तीली के जलने की आवाज़ को दूसरे सिरे पर आराम से सुना जा सकता है। ये गजब सिस्टम नवाब को सीक्रेट बैठक और महल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती थी उन पर भी नज़र रखने में मदद करती थी। लेकिन लखनऊ की पहचान सिर्फ बड़ा इमाम बाड़ा नहीं है, एक दरवाज़ा भी है जिसे लखनऊ का एंट्री गेट कहा जाता है। इस गेट का नाम है रूमी दरवाज़ा। बड़े इमाम बाड़ा से थोड़ी दूर आप निकलोगे तो आपको बहुत ही भव्य नवाबी स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि दरवाजे जैसा है। इसी को कहा जाता है रूमी दरवाज़ा। इस दरवाजे की खासियत इसकी बेहद बड़ी मेहराब और इस मेहराब के टॉप पर मौजूद सेमी सर्कल में बना हुआ गुंबद है। इस मेहराब पर कमल के फूलों का डिज़ाइन है और खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस दरवाजे को बनाने में भी लाखौरी ईंटों और चूना मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी लकड़ी या लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है।
नवाबी दौर में इस दरवाजे के टॉप पर एक बड़ी सी लालटेन होती थी। इस मेहराब से पानी के फव्वारे निकलते थे। जब शाम ढलती थी तो रोशनदानों में रखे चरागों की रोशनी में ये दरवाज़ा और भी खूबसूरत नजर आता था। ये दरवाज़ा भी लखनऊ की पहचान और लखनऊ के ऑफिशियल प्रतीक चिन्हों में से एक है। इसे भी बनवाया गया था 1784 में नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। इसको बनाने का मकसद भी अकाल से राहत दिलाना ही था। हिस्टोरिकली ये गेट पुराने लखनऊ का एंट्री गेट होता था। 60 फुट ऊंचे इस दरवाजे को टर्किश गेटवे भी कहा जाता है। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो इस गेट को बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी टर्की की राजधानी इस्तांबुल में मौजूद सबलाइन पोर्ट से। यह ऑटोमन साम्राज्य का बेहद प्रसिद्ध गेट हुआ करता था। इस गेट को रूमी दरवाज़ा भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है। रूमी दरवाज़ा ये घोषणा करता था एक तरह से कि लखनऊ केवल एक रीजनल पावर नहीं है बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल सेंटर है जो वेस्टर्न एशिया के महान साम्राज्यों के बराबर खड़ा है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उस जगह की जहां 6 महीने तक खून की नदियां बहीं, उस सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ की जिसने लखनऊ की किस्मत को बदल दिया। इस जगह का नाम है रेजिडेंसी। रेजिडेंसी को बनवाया गया था 1780 से 1800 के दशक में। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर यह ब्रिटिश जनरल के रहने की जगह थी। ये बहुत ही बड़ा परिसर था जिसमें चर्च थी, कब्रिस्तान था और एक हथियारघर भी था। ये लखनऊ के दिल में बढ़ती हुई ब्रिटिश ताकत का सबूत था। साल 1857 में जब विद्रोह अपने पीक पर था तो विद्रोहियों ने इसी रेजिडेंसी की घेराबंदी की। इस दौरान विद्रोहियों ने रेजिडेंसी में मौजूद अंग्रेजों को घेरा। ये घेराबंदी मई से नवंबर 1857 तक करीब 6 महीने तक चली। इस दौरान ब्रिटिश और भारतीय विद्रोहियों को मिला लिया जाए तो 8 से 30 हजार की संख्या पहुंच चुकी थी। इस घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से हजारों लोग मारे गए। ये 6 महीने का स्ट्रगल इंडियन लोगों के साहस, दृढ़ता और बलिदान का भी सबूत है। आज भले ही रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स बहुत बुरी तरह से खंडहर बन चुका हो, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उस स्ट्रगल की गवाही देती हैं। इस बिल्डिंग की दीवारों पर आपको आज भी अनगिनत गोलियों के, तोपों के निशान साफ साफ दिख जाएंगे। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई कितनी ज़्यादा भीषण और जानलेवा थी। अब आगे बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह का नाम है दिलकुशा कोठी। लखनऊ कैंट में मौजूद दिलकुशा कोठी को 1800 से 1805 ईस्वी के बीच में बनवाया गया। तब लखनऊ के नवाब सादत अली खान द्वितीय हुआ करते थे। इस कोठी को अक्सर इंग्लिश हाउस या विलायती कोठी भी कहा जाता था। इस कोठी को इंग्लिश बारोक या पैलेडियन शैली में बनाया गया। अगर ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स को आप देखो तो उसमें आंगन देखने को मिलता है घर के बीच में, जो कि इस बिल्डिंग में नहीं है। ये जो बिल्डिंग है इसको नवाब शिकार के दौरान आराम करने के लिए या समर रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई हुई तो ब्रिटिश आर्मी ने इस कोठी पर कब्जा कर लिया और इसका इस्तेमाल रेजिडेंसी में घिरी टुकड़ियों को राहत देने के लिए एक मिलिट्री बेस बनाकर किया गया। अब आते हैं दोस्तों आखिरी जगह पर जहां इतना सोना लुटा कि अंग्रेज़ों ने विदेश में ज़मीनें खरीद दी। इस बिल्डिंग को कैसर बाग पैलेस कहा जाता है। इसको नवाब वाजिद अली शाह ने 1847 में बनवाना शुरू किया। यह कॉम्प्लेक्स उनके आर्ट की समझ को दिखाता है जिसे इस्लामी परंपरा में धरती पर स्वर्ग के कॉन्सेप्ट से बनाया गया। असल में कैसर बाग केवल एक महल नहीं था बल्कि ये अवध की कला, यहाँ की नृत्य कला और म्यूजिक का सेंटर था। इसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद था परी खाना। परी खाना वो जगह थी जहाँ पर तरह तरह के आर्टिस्ट अपनी आर्ट का मुजाहिरा कर सकते थे। यहीं से कथक का डांस जो लखनऊ घराना था वो विकसित हुआ कथक में। बाद में नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में नवाब के पद से जब हटा दिया गया तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने कैसर बाग से ही ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई को लीड किया। फिर जब मार्च 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया तो कैसर बाग में भयानक लूटपाट और विध्वंस हुआ। आयरिश पत्रकार विलियम हार्वर्ड रसेल ने अपनी किताब, अपनी डायरी में इस लूटपाट को डिटेल से लिखा था। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश सैनिकों ने आभूषण, हीरे, पन्नों और कीमती पत्थरों को इतनी ज़्यादा मात्रा में लूटा कि कई सैनिकों ने रातों रात अपनी किस्मत बना ली और इस खजाने से स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जागीरें तक खरीदी गई। लूटपाट के बाद इस महल का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। आज जो कुछ बचे खुचे रिमेन्स बचे हैं वो नवाब वाजिद अली शाह के लग्जूरियस लाइफ की गवाह देते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक गौरव के हिंसक अंत का भी प्रतीक है।
तो दोस्तों ये थी वो 5 जगहें जिन्हें अगर आप लखनऊ जाएं तो मिस करने की भूल ना करें। इसके अलावा अगर आपको और घूमना है तो आप हजरतगंज गोमती नदी के किनारे मौजूद 76 मंजिल के दीदार करके लखनऊ के इतिहास की मुकम्मल तस्वीर को देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों लखनऊ की पहचान सिर्फ उसके पहले आपके शिष्टाचार तक सीमित नहीं है। ये शहर अपने गौरवशाली अतीत, अपने संघर्षों और अपनी अद्वितीय कलात्मक विरासत को पूरी गरिमा के साथ सहेज कर चल रहा है। लखनऊ की हर सुबह मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं के साथ हमें अपने समृद्ध इतिहास को याद करने और उसे पहचानने का मोटिवेशन देती है। लखनऊ ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मुझे गर्व है कि मैं उस धरोहर से आता हूँ जहाँ पर 1857 का विद्रोह भी है, जहाँ पर अवधि के विकसित होने की कला भी है, जहाँ पर उर्दू विकसित हुई, मुशायरे विकसित हुए और जहाँ से कथक का लखनऊ घराना निकला। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।